7 बार चुनाव जीतना, फिर ये कहना चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल इस बात का है कि चुनाव मैंने पिछले बार भी मेरे लड़ने का मन नहीं था, क्योंकि चाहते थे कि नौजवान लोग आए। कारण क्या 3 देखते हैं आप? 3 कौन से कारण देखेंगे? अपनी हार के भी और कांग्रेस के इतना पिछड़ जाने? हमारी हार का तो मैं किसी और को दोष नहीं देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लगातार क्षेत्रीय संपर्क टूट गया और विधानसभा के चुनाव में भी इतनी व्यस्तता रही बाहर दूसरे क्षेत्रों में कि स्वयं अपने क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आने जा पाया। गेम चेंजर लाडली लक्ष्मी जो योजना है उसको मान रहे हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ गेम हो गया है। शिवराज को देखिए महाराष्ट्र में जाके इस योजना की बात कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी अगर होती तो लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में थी, पूरे देश में तो थी नहीं, वहाँ क्यों नहीं चली? 7 बार चुनाव लगातार जीतना, मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहना और कांग्रेस को पूरे नब्ज से जानना, उस पार्टी की सेवा करना, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हार। मेरे साथ एक ऐसे बेबाक नेता हैं जो कांग्रेस को और मध्य प्रदेश को बड़े करीब से पिछले 50 सालों से देखते हुए आए हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और यहाँ कांग्रेस पार्टी को सींचा भी। लेकिन इस वक्त जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ हालिया, इसमें जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी है और जो तमाम विषय हैं, सब चीज़ों पर जानकारी लेने के लिए, जानने के लिए मैं इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह के साथ मौजूद हूं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गोविंद सिंह जी, धन्यवाद आपको। 7 बार चुनाव जीतना, फिर ये कहना चुनाव नहीं लड़ूंगा। लाहौर की जनता से संपर्क में अभी भी पूरी तरीके से वैसे ही बने हुए हैं जैसे पहले से थे, या थोड़ा सा एक रिश्ता छूटता हुआ जा रहा है? सवाल इस बात का है कि चुनाव मैंने पिछले बार भी मेरे लड़ने का मन नहीं था, क्योंकि चाहते थे कि नौजवान लोग आए। अगर पार्टी का निर्देश हुआ नहीं आपको ही लड़ना है, तो पार्टी के आदेश का पालन करते मुझे लड़ना पड़ा। अब चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी आना चाहिए, हम लोग पार्टी को सहयोग करते हैं। ऐसी सोच के हमने कहा था, लेकिन लड़ना पड़ा, पार्टी का निर्देश हुआ। नई सोच की बात है तो नए लोगों का नवाचार तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में, पूरे देश की कांग्रेस में लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी को मौका मिला है। तो मिला है और जीतू पटवारी से भी हमारा अनुरोध है, हमारी बात भी हुई है। हमने कहा कि नए लोगों को लाओ और जो वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, उनका भी मार्गदर्शन, उनका भी सामंजस्य बना के काम करो। 60-40 का कम से कम रेशियो होना चाहिए। नए लोगों को 60% का अवसर दे। पुराने लोग हैं जो कई पार्टियों को सम्मान नहीं मिला, घर बैठे हैं, उनको भी हमें एक व्यक्ति की आज कांग्रेस की ज़रूरत है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर बनाने के लिए सब परिवार को साथ मिलकर चलना पड़ता है। इसीलिए हमने सलाह दी और उम्मीद है जीतू पटवारी सबको लेके जो अभी वर्तमान में कार्यकाल है उसमें ठीक काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी सबको साथ लेके चलेंगे। अपनी हार के और कांग्रेस की इस बुरी हार के मैं कहूँगा, क्योंकि 18 का चुनाव जहाँ ग्राफ के बाद एक एग्जिट पोल भी जो बता रहा था, फिर ये चुनाव, कारण क्या 3 देखते हैं आप? 3 कौन से कारण देखेंगे अपनी हार के भी और कांग्रेस के इतना पिछड़ जाने? सवाल इस बात, जहाँ तक सवाल जो है हमारी हार का तो मैं किसी और को दोष नहीं देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लगातार क्षेत्रीय संपर्क टूट गया और विधानसभा के चुनाव में भी इतनी व्यस्तता रही बाहर दूसरे क्षेत्रों में कि स्वयं अपने क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आने जा पाया। 15 तारीख को रात में पहुंचा और जब चुनाव बंद हो चुका था, 17 को वोटिंग हो गई। तो इसलिए किसी को दोष देना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनता से दूरी नहीं करना चाहिए थी, जो हमसे हो गई और उसका परिणाम हम हार के रूप में देखना पड़ा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी की तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये हार हुई है। ये तो कहीं ना कहीं बेटियों का गड़बड़ है। जो आपकी ईवीएम है उस मशीन में धोखा है और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें पूरे माहिर हो चुके हैं बेईमानी करने, भ्रष्टाचार करने। आपके मकान के पीछे भी तो लगे हैं भाजपा के नेता। हमारा मकान का कोई मुद्दा ही नहीं है, हम लगे हैं, करते हैं, उनका काम है मकान तोड़ फोड़ करना, लोगों को प्रताड़ित करना, आतंक फैलाना। भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है, पूरी तरह से फासिस्टवादी संगठन है, हिटलर के 55 पर चलने वाली पार्टी है।
उनका सिद्धांत है कि सामने वाला विपक्षी पहले तो उसको डरा धमका के समझाओ, नहीं माने तो अंत तक उसको समाप्त करने की भी सोच नहीं रखते हैं, किसी भी तरह से उसको क्रश कर लो। तो ये चल रहा है प्रदेश में। सरकार जनता ने तो उनको जिताया नहीं है, क्योंकि मैं करीब इतने लंबे समय 30-35 वर्षों से विधायक रहा, कांग्रेस पार्टी की सेवा की, पार्टी में रहा। इतना उत्साह नौजवानों का, महिलाओं का कभी हमें चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय मिला नहीं। मैं करीब 40-41 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा लेकर से निकला था। रात को 2 बजे पहुंच रहे, 12 बजे, तो गांव में महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े, और नौजवानों की इतनी ताकत थी। जिस दल में नौजवान ताकत आ जाएगा नौजवान, तो दिखने लगता है कि परिवर्तन सुनिश्चित है, और था परिवर्तन। लेकिन मैं पूरी तरह से हमारा विश्वास हो गया है तो कहीं ना कहीं ईवीएम में 100% गड़बड़ी है, क्योंकि अगर नहीं थी तो लगातार विरोधी दल विदेशों में भी दिखाएगा कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम से हार होती। जिन देशों ने पहले ईवीएम चालू किया था उन्हें ही बंद कर दिया। फिर हिंदुस्तान में क्यों जिद पहले चुनाव आयोग को सरकार क्यों चाहिए चाहती है कि नीयत साफ है तो बैलेट पेपर से करा देती है, या हर आदमी को पर्ची निकलने दो, इसके हाथ में आ जाए, क्यों नहीं कर रहे। इधर चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने ही कहा था कि निष्पक्ष और सही आदमी चुनाव अधिकारी बनाया जाए। तो उन्होंने तय किया था प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें मेंबर रहेंगे ताकि चुनाव आयोग का चयन निष्पक्ष हो सके। लेकिन मोदी जी ने अपने तानाशाही तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के सलाह की आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने बहुमत के दम पर अपना कानून बदल दिया और तय कर लिया कि हम प्रधानमंत्री उनका कहने से अच्छा अनुसार एक मंत्री रहेगा मेंबर, मनमानी तरीके से उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त कर ली। और चुनाव आयोग का पहली बार इस मुल्क में, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। चुनाव अभी करीब ADR ने रिपोर्ट दी है, उसमें मतदान के समय लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी 1-2 दिन, 8-10 दिन बाद करीब 5 करोड़ से अधिक कैसे बढ़ गई। और तो गेम चेंजर लाडली लक्ष्मी जो योजना है उसको मान रहे हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ गेम हो गया है। शिवराज को देखिए महाराष्ट्र में जाके इस योजना की बात कर रहे हैं कि इस योजना की वजह से सब कुछ बदल गया है। लाडली लक्ष्मी अगर होती तो लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में थी, पूरे देश में तो थी नहीं, वहाँ क्यों नहीं चली। वहाँ जहाँ जहाँ अपना मानता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा को मालूम था कि यहाँ 75 सीटें जीत के आए क्योंकि राम मंदिर बनवाया, लेकिन जहाँ जहाँ तो वन गड़बड़ नहीं की, वो मात खा गए। लेकिन जहाँ जहाँ था कि यहाँ हमारा सफाई होने वाला है, उन्हें मशीनों में गड़बड़ी की। राजस्थान में समझते थे हमारा एक तरफा रहेगा, 2 बार आप तो मजे वो मशीनों में हेरा फेरी नहीं की तो वहाँ 11 सीट हार गए। और जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश से दिख रहा था यहाँ परिवर्तन होगा, हमारी सीटें कहीं जाएंगी, तो हमने फिर मशीन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत लिया। नहीं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि ये वोट बढ़े हैं, उसके पहले बताइए रात भर, लेकिन पता नहीं किस कारण फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपनी बात से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बाद में कहा चुनाव नहीं हो पाएगा, चुनाव में दिक्कत आएगी, दोबारा होगा, परेशानी नहीं होने दो, तो हो गया। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, रो रहे थे आप जनता की कुछ बात सुनकर। जिनकी आंखों में दोष है उन्होंने देखा है, मैं न रोया हूँ न रोती। हम भावुक जरूर होते, चुनाव में लड़ा हूँ, चुनाव में हारा हूँ, हमारे कार 20-22 जनता की तकलीफ सुनकर जो रोने वाली बात थी अभी कुछ दिनों पहले, तो रोया नहीं था, भावुक हुआ था ना। हमारा जब स्वाभाविक है, जब हमारे 24 घंटे के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर करने वाले साथी कार्यकर्ता, उनको जेलों में डाला जाए, उनके परिवार के माँ बाप आके तड़फे हमारे दरवाजे पे आंसू के परेशान हो गए, निर्दोष लड़का जेल में डाला हुआ है, उस पर तमाम संगीन अपराध लगाए गए हैं। तो इनसे बातों को लेके भावुक होना स्वाभाविक है। अगर जो इंसान ही नहीं है, निर्दयी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना मतलब निकालते हुए पहचानते नहीं है। हमें तो रात भर नींद नहीं आती अगर कोई कार्यकर्ता को जेल में डाल देते, फंसाते हैं, रात रात परेशान देता है।
जब तक बाहर नहीं निकाल लेता उनको जेल से, तब तक शांति नहीं मिलती। एक आखिरी सवाल, जो आप ये द्वेषपूर्ण राजनीति की बात कर रहे थे, इतने साल आपने राजनीति देखी है, कैसे राजनीति का पूरा फेज चेंज होते हुए देखा है आपने? क्या द्वेषपूर्ण राजनीति अभी आई है, 90 के दशक से चल रही थी? क्योंकि उस समय भी कुछ इस प्रकार की टीस की खबरें आती थी, नेताओं के बीच भाषण होते थे, बयान होते थे, लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को चिन्हित करना, जेल में डालना, उन पर केस बिठा देना, आपके मकान तक भी बात आ गई, ये सब चीज़ें। नहीं, हमारा मकान तो फिर तोड़ना चाहिए था, हमने तो कह दिया तोड़ दो, मकान के लिए कोई चिंता नहीं, मकान बना है, वो पास में गांव है, वहाँ चले जाते, झोपड़ी डाल के वहीं रहते। भाई पीछे हमारा करीब 1.5 एकड़ से 3 बीघा के आसपास हमारी ज़मीन है, आगे का तुम तोड़ देते, 30 फुट बना हुआ है ज़बरदस्ती, वो भी कानून के दायरे में हुआ, छोड़ेंगे नहीं हम। जिन लोगों ने हमारे नाप तोल करके बहाने पर ना हमें नोटिस दिया, ना हमारी रजिस्ट्री देखी, ना हमसे कोई बात की, वो सीधे नाप करा के घर में घुस गए। उनको हम न्यायालय में जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम कि हम उनको चैन में जमाया, बिना नियम के, बिना वारंट लिए, न्यायालय के आदेश के हमारे घर में घुसना। तो पूरी तरह से पुलिस कोई कानून से अलग नहीं है, अधिकारी कानून के दायरे में, संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन आज प्रशासनिक मशीनरी आजकल भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन के काम कर रही है। पुलिस का अधीक्षक बनने में झूठे रोज मुकदमे, विधायक ने के कहने से सब टीआई बना दिए उनके रिश्तेदार, एक ही जात विशेष के साथ में 6 की जात के उसके रिश्तेदारों को बना दिया। लगातार मुकदमा दायर होते हैं, सीसीटीवी कैमरे में झगड़ा किसी और से हो रहा, मुलजिम कोई और बना रहे, उन लोगों से प्रमाण दिया, कहाँ जांच कराएंगे और लाकर चालान पेश कर दिया, उनकी बंदूक का उपयोग नहीं हुआ, थाने में जाओ उनका लाइसेंस दर्ज करा रहे। क्या है ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है? ये पूरी तरह से आतंक और तालिबानी राज्य है। जो तालिबानी राज्य में होता है वो हिंदुस्तान में और खासकर मध्य प्रदेश में लागू कर दिया, दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। तालिबानी राज बड़ा एक बयान हो जाता है, आप तालिबानी राज अगर कह रहे हैं तो तालिबानी तो है ही, तालिबानी राज में कुचल दो, सामने वालों को विरोध रहने ही नहीं दो, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करे उसको कुचल दो, पूरी तरह से बर्बाद कर दो, जेल में डाल दो, मकान तोड़ दो, हर प्रकार से नष्ट व्यापार धंधे कर रहा है तो उसको चौपट कर दो। इस पद्धति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। आप यहाँ मौजूद हैं, आपने कई करीब इतने जीवन में देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे कितने लोगों को जेल में डाला गया है, कितने राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया गया है, और कांग्रेस भ्रष्टाचारी जो थे तो कांग्रेस ने अपनों को भी नहीं छोड़ा। अब सुरेश कलमाड़ी जी पे आरोप लगे थे, उनको हटाया गया, मुकदमा लगे, जेल में गए वो। हाँ, सब गए, जो मंत्री थे केंद्र में उनको भी अंदर जाना पड़ा। और यहाँ 60,000 करोड़ का घोटाला है, कौन का? शरद पवार के भतीजे का, अजीत पवार का। और मोदी कह रहे इनको उन पर कार्रवाई होगी, और दूसरे दिन आके उसमें आ गए तो अमृत पिया है, गंगा नहाया है, फाइल बंद कर दी, वो डिप्टी सीएम बना दिया। कहाँ है वह, कहाँ गया घोटाला? तो ये उनके साथ हाँ में हाँ मिलाओ, उनके ये हाथ उठाते रहो, यस हाँ में हाँ मिलाते रहो। वो चाहे भ्रष्टाचार करे, चाहे देश को लूटे, चाहे अपराध करे, उसके लिए सब माफी है। और विरोधी दल सामने अगर सच्चाई के विरोध भी करता है तो उसको फंसाने का काम, जेल में डालने का काम, बर्बाद करने का सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लाहौर से पूर्व विधायक, कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह। तालिबानी राज मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का और पूरे देश में मोदी सरकार का एक बड़ा बयान उनका इस वक्त आया है। लगातार इस प्रकार के बेबाक इंटरव्यू में आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूं विदा। मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।